नमस्ते बच्चों। आज हम 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि हमारे कानों को सुनाई देने की संवेदना का निर्माण करती है। तो ये ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है जो कि तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। और ध्वनि को संचरण के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। बच्चों, तरंगों के दो प्रकार होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। पानी में कंकड़ डालने पर पानी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। यानी वो तरंगे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे इस तरह से आगे बढ़ती हैं। परंतु ध्वनि तरंगे अलग तरह की होती हैं। इसमें माध्यम के कण अपनी मूल स्थिति के आगे पीछे संचरित होते हैं और जिस दिशा में ध्वनि गमन करती है उसी दिशा में ये संचरित होते हैं। और इस प्रकार की तरंगों को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। संपीड़न यानी माध्यम के कण पास पास हों और विरलन यानी जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हों। तो संपीड़न यानी एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अधिक दबाव वाला क्षेत्र और विरलन यानी कम दबाव वाला क्षेत्र। बच्चों, इस आकृति में आपको ध्वनि तरंग दिखाई दे रही है। इस ध्वनि तरंग में यहाँ पे देखिए, ये ध्वनि वर्धक है जहाँ से ध्वनि निकल रही है, यानी वो आवाज़ को तेज करता है। अब ये ध्वनि तरंग हवा में किस तरह से आगे बढ़ती है? संपीड़न और विरलन के रूप में, यानी हवा के कण जहाँ पे पास पास हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, इन स्थितियों को हम कहते हैं संपीड़न। और जहाँ पे हवा के कण दूर दूर है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, हवा के कण दूर दूर हैं, इस भाग को हम कहते हैं विरलन। तो संपीड़न यहाँ से लेकर के एक संपीड़न और एक विरलन यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लैम्डा इस अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी को एक ग्राफ के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, लाइनों के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जहाँ लाइनें पास पास हैं उस स्थिति को हम कहते हैं संपीड़न, और जहाँ पे ये लाइनें दूर दूर हैं उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विरलन। तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं, यानी ध्वनि इस तरह से आगे जा रही है और ये माध्यम के कण ये अपने दाएं बाएं इस तरह से कंपन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस प्रकार की तरंग को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। और बच्चों, ये आपने इस तरह से पानी के अंदर तरंग देखी होंगी। तो पानी में इस तरह से लहर उत्पन्न होती है और इस तरह की तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग में इस तरह से श्रृंग और ये गर्त बनते हैं। तो एक दो क्रमागत श्रृंगों या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य या लैम्डा। उसी तरह से दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य। या फिर दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, वो भी तरंग दैर्ध्य के रूप में हम उसे दिखा सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, परंतु अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको एक स्लिंग की दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है स्प्रिंग की जैसा, ये चूड़ियों का। और इसमें तरंग संचरण की दिशा में कंपन कैसे होता है वो दिखा रही हूँ। ये देखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे चोट करते हैं, थोड़ा सा दबाव डालते हैं, तो देखिए तरंग से आगे जाती है, यानी आगे पीछे कंपन
कंपन इस तरह से होता है और तरंगे आगे बढ़ती हैं और इस तरह से अधिक दबाव का क्षेत्र निर्मित होता हुआ आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है, जो कि आगे बढ़ रहा है। हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि से संबंधित कुछ चिन्ह। अब यहाँ देखेंगे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य यानी तरंग के अंदर उत्पन्न एक संपीड़न और एक विरलन के मध्य की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, और उसे हम इस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं जिसे हम कहते हैं लैम्डा। फिर है तरंग आवृत्ति। तरंग आवृत्ति का मतलब है एक इकाई समय में तरंग जितना कंपन करती है उसको कहते हैं तरंग आवृत्ति। तो इस तरंग आवृत्ति को हम इस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं और इस अक्षर को हम कहते हैं न्यू। फिर है बच्चों तरंग आयाम। तरंग अपनी माध्य स्थिति से कितनी दूरी तक विस्थापित होती है उस दूरी को कहते हैं तरंग आयाम, और इसे किस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं? ए द्वारा। फिर है दोलन काल। दोलन काल यानी एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को हम कहते हैं दोलन काल। उसे टी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों आवृत्ति के द्वारा तरंग के तारत्व, जिसे हम पिच भी कहते हैं, उसका निर्धारण होता है। आयाम के द्वारा ध्वनि की प्रबलता निश्चित होती है। प्रबलता यानी कितनी तेज आवाज उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा पुरुषों और स्त्रियों की आवाज में अंतर होता है। उसी तरह से एक पक्षी जब बोलता है और एक शेर जब दहाड़ता है, दोनों की आवाज में अंतर होता है, क्योंकि शेर की आवाज का आयाम अधिक होता है, यानी उसकी प्रबलता अधिक होती है, जबकि पक्षी जब चहचहाता है तो उसकी आवृत्ति अधिक होती है, यानी उसका तारत्व अधिक होता है। तारत्व यानी पिच। इसके कारण उसकी आवाज कैसी लगती है? मधुर। बच्चों अगला टॉपिक है अपना ध्वनि का वेग। तो तरंग के संपीड़न या विरलन जैसे किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ध्वनि का वेग कहते हैं। अब हम देखते हैं वेग के लिए सूत्र क्या है। तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी वेग के लिए सूत्र, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो सेम वैसे ही है ये। यहाँ पे दूरी कौन सी है? तरंग दैर्ध्य, और समय क्या है? दोलन काल। तो हमारे पास वेग के लिए सूत्र क्या बन गया? वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बटे दोलन काल। सभी को संकेतों के रूप में लिख रहे हैं। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा द्वारा और दोलन काल को t द्वारा। तो हमारे पास सूत्र बना v बराबर लैम्डा बटे t। अब इस सूत्र को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता रही हूँ v बराबर लैम्डा, और इस t को हम ऐसा भी लिख सकते हैं गुणा 1 बटे t, क्योंकि बटे में है। और इस 1 बटे t का मान होता है न्यू। न्यू यानी आवृत्ति। तो अब इसी सूत्र में अगर हम इस 1 बटे टी की जगह पे न्यू लिखें तो हमारे पास सूत्र क्या प्राप्त होगा? v बराबर न्यू लैम्डा। ये संकेत v जैसा ही है, पर ये थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए इसे न्यू कहा जाता है। तो हमारे पास सूत्र क्या हुआ? ध्वनि का वेग बराबर न्यू क्या है? आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। बच्चों अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। उसके बाद द्रव माध्यम में ध्वनि का वेग ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। और निर्वात, जहाँ पे कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है, वहाँ पे ध्वनि संचरण नहीं करती है। इसीलिए बच्चों अपने
ये सुना होगा कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं और वहाँ वो एक दूसरे से बात करना चाहें तो बोल करके नहीं बात कर सकते हैं। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और किसी भी माध्यम में तापमान अगर बढ़ाया जाए तो ध्वनि का वेग बढ़ता है और तापमान को कम किया जाए तो ध्वनि का वेग कम हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हवा का तापमान, हवा का घनत्व और हवा का अणुभार, इन सभी को हम हवा की भौतिक स्थिति कहते हैं। तो ध्वनि तरंगों का वेग हवा की भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो अब देखते हैं तापमान पर किस तरह से निर्भर करता है। ध्वनि का वेग हवा के तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये चिन्ह किसका है? समानुपाती का। ये है तापमान और ये है करणी। हवा का वेग ध्वनि के तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अगर तापमान को 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला टॉपिक है बच्चों घनत्व। तो हवा का वेग ध्वनि के घनत्व के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होता है। 1 करके और फिर लिखा जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोमानुपाती। चिन्ह वही रहेगा। और ये क्या है? घनत्व। तो ध्वनि का वेग हवा के घनत्व के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होता है। ये याद रखेंगे। फिर है अणुभार। ध्वनि का वेग हवा के अणुभार के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होता है। बच्चों हम एक उदाहरण देखते हैं और इस उदाहरण में दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस का अणुभार 32 है तथा हाइड्रोजन गैस का अणुभार 2 है। इस आधार पर सिद्ध करना है कि समान भौतिक अवस्था में ध्वनि का वेग हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की अपेक्षा 4 गुना होता है। स्थिर तापमान पर ध्वनि का वेग वायु दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ध्वनि का वेग हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की अपेक्षा 4 गुना अधिक होता है। तो देखते हैं। और अणुभार के लिए आप पढ़ चुके हैं कि ध्वनि का वेग हवा के अणुभार के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का लिख रहे हैं, अणुभार है उसका 2, तो वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होता है किया हमने। उसके बाद ऑक्सीजन का तो सेम वैसे 1 करनी में 32। अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करनी है। तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन में वेग बटे ऑक्सीजन में वेग। हाइड्रोजन में वेग कितना है? 1 करनी में 2। और ऑक्सीजन में कितना है? 1 करनी में 32। ऊपर चला जाएगा, ये करनी में 2 नीचे आ जाएगा और ये करनी में 32 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या सूत्र बना? करनी में 32 बटे करनी में 2। दोनों को एक साथ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, करनी में 32 बटे 2। अंदर ही अंदर भाग दे दीजिए। तो करनी में कितना हो गया? 16। करनी से बाहर निकालेंगे यानी वर्गमूल लेंगे 16 का, तो कितना हो जाएगा? बराबर 4। तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त होता है? 4। यानी हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग ऑक्सीजन की अपेक्षा 4 गुना अधिक होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।